राहों में मुश्किलें हमें इतनी मिली कि अब नए रास्ते भी कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। जब भी आप बच्चों कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बच्चों ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो वहां से जो आपको लर्निंग्स मिलेंगी, जो आप वहां से सीखोगे, जो आपके स्किल डेवलपमेंट होगा, वो सारी चीजें आपके एग्जाम को आपके लिए आसान बनाएंगी। तो इसीलिए बच्चों मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को आप करिए और कोशिश करिए कि वहां से हर एक क्वेश्चन से, हर एक सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप वहां से सीखोगे उतना ही आसानी से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। और बच्चों इस वीडियो में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैंने एपिसोड 1 में भी की थी कि किसी भी क्वेश्चन को देखकर उसका वीडियो सॉल्यूशन पूरा मत देखिए। सबसे पहला काम है बच्चों, उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसको एक बार अटेम्प्ट जरूर करिए, ताकि अगर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपसे उसका आंसर नहीं भी आता है तो आपको ये पता तो चले कि हम कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। और बच्चों एक बार आपको अभी पता चल गया कि भाई इस क्वेश्चन को करने में मैं यहां पर गलती कर रहा था, तो एग्जाम तक वो चीज आपके दिमाग में रहेगी और वो मिस्टेक आप दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक वायर आपको गिवन है और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। और बच्चों अगर आप वायर देखो तो ये पैराबोलिक शेप का वायर है। ठीक है, पैराबोलिक शेप का वायर है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू -2 से लेके +2 तक ये वायर इस तरह से दे रखा है आपको। और बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.02 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, -k कैप मतलब अंदर की ओर है। क्या पूछा गया है कि इस वायर का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम तो आपको यह पता होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर रखा है तो उस पर जो फोर्स होता है उसको हम बच्चों इस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। फोर्स हम लिखते हैं करंट इंटू L क्रॉस बी। ठीक है, बड़ा आसान सा है, करंट इंटू L क्रॉस बी। अब आप पूछोगे सर ये L वेक्टर क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपको क्या करना है, करंट स्टार्ट कहां से हुई है उसको पकड़ो। तो आप कहोगे सर करंट यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और करंट बच्चों एंड कहां पर हो रही है, ये वाला पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट से एंड को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो, जो वेक्टर मिलेगा वही बच्चों L वेक्टर होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट से एंड को डायरेक्ट ज्वाइन कर दो। तो किस तरह से ज्वाइन करोगे भाई, इस तरह से। हम कहेंगे ये जो है वही L वेक्टर है। बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों ये तभी एप्लीकेबल है जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो आप डायरेक्ट स्टार्ट से एंड को ज्वाइन कर दो, आपको L वेक्टर मिल जाएगा। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्ट से एंड तक की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये वाली लेंथ कितनी है, 2 मीटर, ये वाली लेंथ कितनी है, 2 मीटर, तो ये पूरी हो गई 4 मीटर। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो हो गया हमारे पास L वेक्टर और जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों यहां पर क्या करना है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो आप कहोगे इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अंदर की ओर है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई B, अंदर की ओर। अब जरा फोर्स की पहले तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं। बच्चों डायरेक्शन क्या आएगी, L क्रॉस B। तो ध्यान से देखो L किधर है, ऐसा, और B है अंदर की ओर। तो बच्चों क्या करोगे, फिंगर्स को कर्ल करो, L क्रॉस B। L क्रॉस B क्या डायरेक्शन आ रही है, अपवर्ड। तो आप बोलोगे यहां पर कि जो फोर्स है वो बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, सीधी सी बात है बच्चों, फोर्स किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यहां तक समझ में आता है, सीधा सा आप खुद करके देखो। L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आना चाहिए। L क्रॉस B क्या, अपवर्ड डायरेक्शन आई, मतलब फोर्स हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होगा फोर्स का, तो सीधी सी बात है I। अब ध्यान से देखो L और B बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, L ऐसा है, B अंदर की ओर है।
अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, L इंटू बी। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो करंट आपको कितनी दे रखी है, 2 एम्पियर, लेंथ कितनी अभी आई है, 4 मीटर, और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो ये है 2/100, है ना, 0.02 है तो 2/100 हमने लिख दिया। तो बच्चों ये तो आ गया फोर्स, लेकिन हमें फोर्स नहीं, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो मास बच्चों यहां पर आपको 100 ग्राम दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें। तो बच्चों यहां पर देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास कितना हो गया, 8 इंटू 2/100, और बच्चों मास से डिवाइड करोगे वो क्या 100 ग्राम है, तो किलोग्राम में करने के लिए 1000 से आपने डिवाइड कर दिया, बहुत सीधा सा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन आपके पास आ रहा है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप भी चेक कर लो आपका आंसर क्या आया है। तो बच्चों यहां पर जो आंसर है वो हो गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन भी यहां पर y डायरेक्शन में होगा, यानी j कैप में। तो अगर आपको वेक्टर में भी लिखना हो तो 1.6 j कैप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखने हैं कि बच्चों अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पर एंड हो रही है वहां तक आपको जाना है। फिर I L क्रॉस B लगा दीजिए, फोर्स मिल जाएगा, मास से डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर आपको करंट का टाइम के साथ ग्राफ गिवन है, ठीक है। किसका ग्राफ गिवन है, करंट का टाइम के साथ ग्राफ गिवन है। और बच्चों ग्राफ अगर आप देखो, ठीक है, देखने से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ नहीं है। ये जो ग्राफ है वो सेमी इलिप्टिकल टाइप है, मतलब ये जो शेप आप देख रहे हो ना बच्चों, ये शेप कैसा, सेमी इलिप्टिकल है, मतलब इलिप्टिकल शेप आपको दे रखा है। तो करंट और टाइम का ग्राफ दिया है सेमी इलिप्टिकल टाइप का, और आपको बोला जा रहा है कि 0 और t/2 के बीच में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी। एक बात समझिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। देखो अगर आपको करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक, तो एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रल I dt डिवाइडेड बाय डेल्टा t। मतलब क्या करना है, करंट को बच्चों इंटीग्रेट करना है और टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है। लेकिन डरिए मत, यहां इंटीग्रेशन एक्चुअल में नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। और बच्चों आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब सीधा सीधा होता है एरिया से, एरिया अंडर करंट टाइम कर्व, यही तो होगा। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब बच्चों सीधा किससे होता है, एरिया से। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको आइडिया होगा, और नहीं किए तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर हम एरिया फाइंड कर लें और उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो करंट की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब एक बात और सुनो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं हमारे पास मान लीजिए कंप्लीट इलिप्स है, पूरा इलिप्स है, तो बच्चों इलिप्स का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पर, किस पर, ध्यान से सुनो। एक तो है सेमी मेजर एक्सिस कितनी है, मान लीजिए ए, मतलब कि यहां से आधा, और इसी तरह से बच्चों सेमी माइनर एक्सिस कितनी है, मान लीजिए वो है बी। तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, बात समझ में आ गई। तो ये ए और ये बी, एक तरीके से आप बोल सकते हो रेडियस है, लेकिन इसको रेडियस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। तो बच्चों ये ए है, ये बी है, तो एरिया आप लिखोगे पाई ए बी, क्या लिखोगे, पाई ए बी, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों हमारे पास आधा इलिप्स है ऐसा, तो इसका एरिया क्या लिखोगे बच्चों, ये हो जाएगा पाई ए बी बाय 2, ठीक है। बच्चों यहां पर क्या होगा, पाई ए बी बाय 2। अब बच्चों क्वेश्चन में अगर आप देखो तो करंट की एवरेज वैल्यू 0 t/2 के बीच में फाइंड करनी है। जरा देखो t/2 कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा, ये हो गया बच्चों t/2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 0 से t/2 है, मतलब हमें ये वाला एरिया लेना है ना, 0 से t/2 मतलब ये वाला एरिया लेना है। तो ये एरिया बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी आधा है, मतलब ऐसा, अगर केवल इतना एरिया होता, मतलब कि सेमी का भी हाफ कर दो, तो ये वाला एरिया कितना आएगा बच्चों, पाई ए बी बाय 4। तो बच्चों यहां पर फॉर्मूला पता चल गया, पाई ए बी बाय 4 लगाना है आपको। अब आप बस ये देख लो यहां पर कि भाई एक डायमेंशन तो बच्चों यहां पर आपको मिल रही है, मतलब कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की बात करें तो एक डायमेंशन तो बच्चों ये है I0,
और जो दूसरी डायमेंशन है वो आपके पास है t/2। ठीक है, तो सीधे सीधे बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं, बताओ एवरेज करंट बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई AB/4, तो पाई/4 और AB, तो बच्चों ये कितना है t/2 और ये कितना यहां पर आपको दे रखा है I0। ठीक है, तो बच्चों डिवाइड किससे करेंगे, टाइम इंटरवल से। भाई एरिया ये आ गया, अब टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, और बच्चों टाइम इंटरवल कितना दे रखा है t/2, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो t/2 से t/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई/4 इंटू I0, यानी कि बच्चों हमारा जो आंसर जाएगा वो यहां पर जाएगा पाई/4 I0, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां पर बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर गिवन है, थोड़ा सा एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करें, अपना दिमाग जरूर लगाएं। क्या क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है। ठीक है, और बच्चों इस सिलिंड्रिकल वेसल में एक लिक्विड आपने इस तरह से फिल कर दिया है, बिल्कुल। अब आप खुद सोचो, जब आप किसी वेसल में लिक्विड को फिल कर दोगे तो उस लिक्विड की वजह से बच्चों यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, तो वो प्रेशर हम मान लेते हैं P हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप नेग्लेक्ट करके चलें, मान लीजिए एटमॉस्फेयर है ही नहीं, उसकी वजह से प्रेशर को नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो केवल लिक्विड का प्रेशर है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा T से इंक्रीज कर दें, मतलब कि वेसल का टेम्परेचर इंक्रीज करें, अंदर के लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो बच्चों अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा T से इंक्रीज कर दें तो बॉटम पर प्रेशर में परसेंटेज चेंज कितना होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है, बॉटम पे जो प्रेशर है उसमें परसेंटेज चेंज कितना होगा अगर हम यहां पर, सीधी सी बात है कि टेम्परेचर को डेल्टा T से बढ़ा दें। सोचो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो इसको। बच्चों अप्रोच क्या होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप जरा खुद सोचो, अगर मैं ऐसा मान लूं कि भाई अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड का जो मास है, ठीक है ध्यान से देखिएगा, लिक्विड का मास मैं m मान लेता हूं, जितना भी लिक्विड अंदर आपने भरा है उसका मास मैं m मान लेता हूं, तो बच्चों प्रेशर क्या होगा बॉटम पे, तो आप जरा सोचो ये जो मास m है इसका फोर्स कितना होगा mg, और वो पूरा mg का जो फोर्स है बच्चों इस बॉटम एरिया A पर एक्सर्ट हो रहा होगा। भाई सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा mg का जो फोर्स है वो कहां पर एक्सर्ट हो रहा है, उस बॉटम एरिया पे, तो जो प्रेशर हो गया बॉटम पे वो कितना हो गया mg अपॉन एरिया। अब मैं अगर आपसे एक बहुत छोटी सी चीज पूछूं कि भाई जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे डेल्टा T से, टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तो बच्चों ये जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज होता है, मास तो कांस्टेंट रहता है, तो मास अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो गया जो आप प्रेशर लिख रहे हो ना mg अपॉन ए, उसमें जब मास कांस्टेंट हो गया तो mg भी कांस्टेंट हो गया। और बच्चों अगर mg कांस्टेंट हो गया तो सीधा सीधा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेस एरिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेस एरिया के। अब जरा सोचो अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं P प्रोपोर्शनल टू A पावर -1, तो बच्चों मैं ऐसा भी लिख सकता हूं स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए डेल्टा P/P क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा A/A। बात समझ में आ गई। और बच्चों देखो जो बेस एरिया है वो किसका है, कंटेनर का, तो कंटेनर के एक्सपेंशन पर डिपेंड करेगा। भाई बेस एरिया किसका है, कंटेनर का है, वेसल का है, तो उसके एक्सपेंशन पर डिपेंड करेगा। तो जरा बताइए डेल्टा ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बीटा डेल्टा टी, फॉर्मूला याद करिए ए बीटा डेल्टा टी। अब ए से ए तो कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहां पर क्या आ गया माइनस बीटा डेल्टा टी। और बच्चों कंटेनर का बीटा क्या होगा, तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो कंटेनर है उसके लिए लीनियर कोएफिशिएंट गिवन है। अगर लीनियर कोएफिशिएंट बच्चों अल्फा है तो बीटा कितना होगा 2 अल्फा, और अगर आपको परसेंटेज चेंज चाहिए तो बच्चों 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -2 अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100। तो बच्चों आंसर क्या हो गया -200 अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आई, बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों क्या था, अगर आप प्रेशर को ऐसे लिखोगे तो ही समझ पाओगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होगा तो mg कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर में जो परसेंटेज चेंज है वो नेगेटिव ऑफ एरिया में परसेंटेज चेंज आएगा। मतलब खुद सोचो मास तो उतना ही है, mg तो उतना ही है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बेस एरिया बढ़ेगा,
एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर अगर कम होगा तो परसेंटेज चेंज बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉटम पर प्रेशर डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डॉपलर इफेक्ट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा सुनिएगा बच्चों। यहां पर बोला गया है एक साउंड सोर्स है जो कि ग्राउंड पर इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, एक साउंड सोर्स है, ठीक है, ये क्या हो गया, साउंड सोर्स हो गया, ठीक है, और ये साउंड सोर्स यहां पर रखा हुआ है इस तरह से, और साउंड को डिटेक्ट करने वाला जो डिटेक्टर है उसको बच्चों हम कुछ हाइट से रिलीज कर देते हैं। तो डिटेक्टर को हम यहां डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों रेस्ट से आपने रिलीज कर दिया किसी टाइम t = 0 पे। अब बच्चों आपको पता है यहां पर ग्रेविटी वर्क कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बच्चों अभी जैसे मान लीजिए आपने इसको रिलीज किया तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे ये डिटेक्टर नीचे आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये डिटेक्टर साउंड की फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चों देखो एक फ्रीक्वेंसी तो वो होगी जो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी जो साउंड सोर्स से निकल रही है, और वही साउंड जब ये डिटेक्टर सुनेगा तो इसको फ्रीक्वेंसी कुछ बदल के सुनाई देगी डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से, एफ और एफ डैश, है ना। तो यहां पर बोला गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रही है। अब ये चीज आपको अभी नहीं समझ में आएगी, मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूं, सॉल्व करता हूं तो आपकी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ग्राफ इस तरह का क्यों है। जरा समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ठीक है t = 0 पे चलो ये रेस्ट में था और यहां से छोड़ दिया गया, बताओ बच्चों t टाइम में जब ये कुछ नीचे आ चुका होगा तब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी, और ये ऑब्जर्व, आप इसको ऑब्जर्वर बोल सकते हो, डिटेक्टर बोल सकते हो। तो इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, तो आपको पता है u + at लगा दो, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो बच्चों ये आ गया gt, क्या आ गया gt, मतलब कि t टाइम बाद इस डिटेक्टर की जो वेलोसिटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g × t हो जाएगी। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, यहां से जो साउंड निकल रहा है, जब ये साउंड यहां से एमिट हुआ था तब फ्रीक्वेंसी क्या थी, f, और यही साउंड जब ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा तब उसकी फ्रीक्वेंसी उसको क्या डिटेक्ट होगी, f डैश। तो बच्चों यही f डैश का t के साथ आपको ग्राफ गिवन है। चलो f डैश लिखते हैं। तो बच्चों डॉपलर इफेक्ट में फॉर्मूला आपको पता होगा, f डैश क्या होता है, f × v ± vo डिवाइडेड बाय v ± vs, यही तो लिखते हैं। अब बच्चों सोर्स तो रुका हुआ है तो सोर्स की वेलोसिटी तो हो गई 0, तो यहां कर दो 0। अब जरा याद करिए, जब ऑब्जर्वर अप्रोच करेगा, जब भी बच्चों अप्रोच होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो यहां ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो साइन कौन सा हम लोग लेंगे यहां पर, प्लस वाला ये। तो बच्चों अगर आप देखो तो f डैश यहां पर क्या आ जाएगा, f ब्रैकेट में v प्लस, और बच्चों ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, gt डिवाइडेड बाय v। अब जरा इसको अलग अलग डिवाइड करना, तो बच्चों ये आ जाएगा 1 + gt बाय v। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, जो f डैश आ रहा है चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो f डैश आ रहा है f + fg/v × t। बच्चों आपको नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो कैसा, y = mx + c। ध्यान से देखो, y = mx + c, भाई y एक्सिस पर f डैश है, x एक्सिस पर टाइम है, और इसके बीच में ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और कुछ देखो y इंटरसेप्ट भी है। मतलब बच्चों यहां पर अब जरा इस चीज को इससे रिलेट करो तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ बच्चों ऐसे वेरी कर रही है, अगर मैं t की जगह 0 पुट कर दूं तो 0 पर फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10⁻3। इसका क्या मतलब है बच्चों, जरा ध्यान दो, ये जो 10⁻3 है ये क्या है बच्चों, f, मतलब y इंटरसेप्ट। तो बच्चों f तो हमें सीधे सीधे मिल गया 1000 हर्ट्ज, वैसे पूछा नहीं गया है बट पूछा जाता तो आप बता देते। दूसरा बच्चों अगर हम इसका स्लोप देखें, ध्यान से देखो यहां पर बच्चों ये कितना होगा, तो ये 1000, ये 2000, तो ये गैप आ गया 1000, और बच्चों ये कितना है 30। तो अगर बच्चों यहां पर हम इसका स्लोप देखें तो tan थीटा क्या आएगा, 1000/30, ये लो 1000/30, और बच्चों यहां से बताओ स्लोप क्या है, तो t के साथ क्या लिखा है, fg/v, है ना, t के साथ जो स्लोप लिखा है। अब साफ साफ बच्चों यहां दिखाई दे रहा है f की वैल्यू 1000 रख दो, तो ध्यान से देखो ये f से 1000 कैंसिल, और g कितना 10, तो v कितना आ गया बच्चों 300 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो साउंड की वेलोसिटी यहां से मिल रही है वो आ रही है बच्चों 300 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
बहुत छोटी छोटी बातों का बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपने डॉपलर इफेक्ट पे प्रैक्टिस कर रखी है फिर भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो जरा चेक करना कि कहां पर मिस्टेक आप कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों यहां पर अगर आप देखो, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांस काफी ज्यादा है। बच्चों क्या बोला गया जरा देखिए, इसमें बोला गया गैस मोनोएटॉमिक है। ठीक है भैया, मोनोएटॉमिक है। आगे क्या बोला गया कि जितनी हीट हम गैस को देते हैं, ध्यान से सुनना, जितनी हीट हम गैस को देते हैं उसका 40% बच्चों यूज होता है वर्क डन बाय गैस में। मतलब जितनी आपने एनर्जी हीट के फॉर्म में दी उसका 40% गैस ने यूटिलाइज किया वर्क करने में, काम करने में। बात समझ में आ रही है? मतलब हम सीधा सीधा बच्चों कह सकते हैं यहां पर कि गैस ने जो वर्क किया है वो 40% ऑफ हीट है। भाई हीट हो चाहे वर्क हो, है तो एनर्जी ना। तो जितनी एनर्जी हमने उसको हीट के फॉर्म में दी उसका 40% उसने यूटिलाइज कर लिया बच्चों वर्क डन करने में, काम करने में। आगे हमसे बोला है अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। मतलब कि बच्चों इस प्रोसेस का सी फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों कभी भी आए, ध्यान से सुनना, अप्रोच क्या है हमारी, बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चों आप सबको पता है कि डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, इसका फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। और हीट जो होती है बच्चों किसी भी प्रोसेस में जो आप हीट दे रहे हो वो होती है एन, और सी जो हम लिखते हैं वो होता है उस प्रोसेस का सी और साथ में डेल्टा टी। मतलब फॉर्मूला एनसी डेल्टा टी लग रहा है, लेकिन अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसमें जो चेंज होगा वो सी सीवी आएगा, और जो हीट आप दे रहे हो उसमें जो सी है वो उस प्रोसेस का सी है। तभी हम बोलते हैं कि जो हीट है वो प्रोसेस पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो ये बात। तो बच्चों कभी भी आपको सी प्रोसेस चाहिए ना, आप इनको आपस में रिलेट करो। सोचो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा यू बाय क्यू इज इक्वल टू सीवी बाय सी प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको सी प्रोसेस चाहिए, सीवी तो चलो हमें मिल जाएगा। भाई सीवी क्या होता है, सीवी होता है बच्चों एफ आर बाय टू, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर बाय टू। और मोनोएटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हीट और इंटरनल एनर्जी, बस यही सोचना है। अब ध्यान से सुनो, सोचो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जितनी तुमने हीट दी है उससे कुछ तो गैस काम करेगी और बचा हुआ से अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगी। यही तो होता है। तो बच्चों जरा सोचो, हमने 100% जो हीट दी उसमें क्या हुआ, 40% तो गैस ने वर्क करने में यूज कर लिया। साफ साफ लिखा गया कि जितनी हमने हीट के फॉर्म में एनर्जी दी है उसका 40% गैस ने यूटिलाइज कर लिया वर्क परफॉर्म करने में। इसका मतलब बच्चों ये कितना हो गया, 60%। तो हम क्या बोल सकते हैं, जरा यहीं पर आ जाइए, सीधा सीधा दिखाई दे रहा बच्चों कि अगर आपने 100 की हीट दी है तो 60 इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गया है, 60 जूल। और बराबर क्या हो गया बच्चों यहां पर, सीवी, ये तो चलो बाद में पुट कर लेंगे, और यहां पर क्या आ गया, सी प्रोसेस। ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो ये कितना हो गया, 3/5 इज इक्वल टू ये क्या हो गया, सीवी बाय सी प्रोसेस। तो बच्चों क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस प्रोसेस का जो सी आ रहा है, ठीक है, वो यहां पर कितना आ रहा है, 5 CV बाय 3। या तो आप यहीं पर आंसर छोड़ दो, देख लेना ऑप्शन किस तरह से दिए। ऑप्शन आपको आर के टर्म्स में दिए तो क्या करोगे, सीवी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। तो जैसे ही आप 3R/2 रखोगे, ये सॉल्व करके बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा, 5R/2। भाई 3R/2, 3 से 3 कैंसिल, 5R/2। तो आंसर बच्चों यहां पर सेकंड करेक्ट है। अच्छे से देख लें, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। देखो अल्टीमेटली करना क्या है, डेल्टा यू बाय क्यू ही तो निकालना है। मतलब हम यही तो जानना चाहते हैं कि जितनी आपने हीट दी है और जितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ उसमें रेशियो क्या है। तो अगर आपको या तो क्वेश्चन में सीधे हीट और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन देगा कि भाई इतना हीट दी इतना इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, या तो इस तरह से देगा कि भाई वर्क डन में इतना हुआ है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल लोगे। ठीक है, तो बच्चों ये देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन और इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ही। ठीक है, और इसमें मैंने साइड में एक दो क्वेश्चन और भी लिखे तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो बहुत इत्मीनान से समझिएगा एक एक पॉइंट।
बच्चों यहां पर बोला गया है कि अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है और उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, और जो एक्सपेंशन हो रहा है उसके लिए इक्वेशन हमें दी गई है, और वो है बच्चों रूट पी टाइम्स वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो बोला गया है इस प्रोसेस के लिए आप बताइए सी कितना होगा, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई भी प्रोसेस आ जाए हमें क्या करना है वो सुनो। देखो बच्चों हम सब जानते हैं कि जो भी हम हीट दे रहे हैं वो W प्लस डेल्टा यू के बराबर होती है, बिल्कुल होती है। बताओ हीट को हम बच्चों यहां पर क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने थोड़ी सी हीट दी, ठीक है, तो थोड़ी सी हीट दी तो उसको लिख सकते हो NCDT, बिल्कुल थोड़ी सी हीट दी, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ। वर्क डन को आप लिख सकते हो PdV, और बच्चों इंटरनल एनर्जी में चेंज NCVDT, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस पूरी क्वेश्चन में NDT से डिवाइड कर दें तो बच्चों C कितना आ जाएगा, तो C आ जाएगा CV प्लस यहां पर आ जाएगा PdV डिवाइडेड बाय NDT। सुनते रहना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास एक टर्म आ रहा है NDT, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं वो समझो। बच्चों हम सब जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT लगा सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कहां से चीजें आई हैं, तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा PdV प्लस VdP, और बच्चों इधर आ जाएगा nRDT। तो यहां से अगर आप देखो तो NDT की वैल्यू क्या आ गई, 1/R साथ में PdV प्लस VdP। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये चीज अगर हम यहां पुट कर दें तो C हमें क्या मिल गया, CV प्लस ये तो हो गया PdV, और NDT की जगह क्या रखेंगे तो R तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा PdV प्लस VdP। देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों अगर मैं PdV से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 प्लस VdP अपॉन PdV। बात समझ में आ रही, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब सारा खेल बच्चों यहां पर आके रुक गया। अब मैं एक दो बातें और बता रहा हूं, वो भी सुनो। ये क्वेश्चन में कई तरफ से चीजें कवर कर रहा हूं, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसी में आपसे ये भी पूछा गया कि भाई dP बाय dV क्या होगा इस प्रोसेस का, और इसी में आपसे पूछा बल्क मॉडुलस क्या होगा, तो ये दोनों चीजें मैं इसी में कवर करूंगा, ध्यान से समझे। बच्चों आप एक चीज समझो, अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसी कोई इक्वेशन है PV पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में ला सकता हूं, आप भी ला सकते हो, किसी भी इक्वेशन को आप PV पावर x के फॉर्म में ला सकते हो। तो अगर बच्चों PV पावर x कांस्टेंट है तो जरा देखो इसको जरा डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा P, और जब V पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चों x इंटू V पावर x माइनस 1 dV, और V पावर x को बाहर करोगे तो P का डिफरेंशिएशन dP, और बच्चों ये कितना हो जाएगा 0। तो बच्चों यहां से सॉल्व करोगे तो आपको dP बाय dV की वैल्यू मिलेगी माइनस P बाय V इंटू एक्स। याद रखना बहुत आसान है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, देखो क्या है। dP बाय dV निकाल लो बच्चों, बिल्कुल। तो dP बाय dV में देखो P बाय V आ रहा है, P बाय V ऐसे ही लिख दिया, और माइनस साइन के साथ x और लगा दिया, और x क्या है, वॉल्यूम की पावर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक तो ये याद रखना है। अब जरा समझना बच्चों, अगर मैं dP बाय dV की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो बच्चों V बाय P तो था ही, बताओ dP बाय dV की जगह क्या रखेंगे, माइनस x P बाय V, P से P कैंसिल, V से V कैंसिल, तो बच्चों C कितना आ गया, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूला देखा होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने फॉर्मूला नहीं देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लें, समझ लें, एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई कर लें। एग्जाम में बच्चों ये सब आप नहीं कर पाओगे, तो यहीं से करके जाना, ये फॉर्मूला तैयार कर लो। मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता रहे कि वो चीजें कहां से आई हैं। तो बच्चों किसी भी प्रोसेस का सी निकालना है, उसका जनरलाइज फॉर्मूला ये है कि अगर PV पावर x कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस का सी क्या होगा, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x। x यहां पर पावर है। अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे। बच्चों यहां पर अगर आप देखें, एक बार पहले इस क्वेश्चन को देख लो, क्या लिखा है, रूट P इंटू वी कॉन्स्टेंट आपको दे रखा है। आप जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर रूट P इंटू वी कॉन्स्टेंट है, इसको हमें उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, किस फॉर्म में, PV पावर x। तो जरा देखो बच्चों स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने में ये तो P बन जाएगा और ये V स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। भाई कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे तो भी तो कांस्टेंट आएगा,
अब जरा देखो, अगर बच्चों मैं इसको कंपेयर करूं पीवी पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट से, तो यार क्लियर दिखाई दे रहा है यहां से कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। अब जरा बताइए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस है तो बच्चों CV की जगह क्या रखेंगे, 3R/2, और यहां पर क्या हो जाएगा, x की जगह बच्चों हमने रख दिया 2, तो ये कितना हो गया देखो, 3R/2 माइनस R, और 1.5 माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, R/2। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, यहां पर R/2। दूसरा हमसे पूछा है dp/dv क्या होगा, तो भाई ये चीज हम जानते हैं, अगर पीवी स्क्वायर बच्चों कांस्टेंट दे रखा है, अभी मैंने आपको बताया अगर dp/dv निकालते हो तो क्या आएगा, माइनस एक्स इंटू p/v, तो बच्चों पावर कितनी है 2, तो ये आएगा -2 इंटू p/v, तो ये आ गया dp/dv की वैल्यू। अगर ये पूछा जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। बच्चों एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया, बल्क मॉडुलस क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। बल्क मॉडुलस कैसे फाइंड करते थे, याद करो बच्चों, प्रेशर में जो चेंज होता है वो होता है बल्क मॉडुलस इनटू माइनस dv/v। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है बहुत आसानी से बल्क मॉडुलस निकाल सकते हो। ठीक है, तो जरा बच्चों यहां जरा देखो, बताओ जरा dp/dv की जगह क्या रख सकते हो, तो यहां पर अगर dv इधर ले आए तो dp/dv ये आ जाएगा माइनस बल्क मॉडुलस बाय वॉल्यूम, और बच्चों dp/dv क्या है, -2p/v, तो यहां देखो v भी कैंसिल हो गया, तो बच्चों बल्क मॉडुलस क्या आ गया, 2p, यानी कि ट्वाइस ऑफ प्रेशर। तो ये पूरा मैंने जितने भी इसमें क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे आपसे सी पूछा जाए, चाहे dp/dv पूछा जाए, चाहे बल्क मॉडुलस पूछा जाए, सारी चीजें प्रूफ करके दिखा दी है। बाकी फॉर्मूला आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर अगर आप देखो, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें क्या बोला गया है कि एक डिस्क है, हम रोटेशन में आ गए हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो डिस्क है बोला गया प्योर रोलिंग कर रही है। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि बॉडी रोल करेगी लेकिन स्लिप नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। इस तरह से रोलिंग करे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर स्लिप ना हो। ठीक है, दैट इज प्योर रोलिंग। तो बच्चों ये प्योर रोलिंग कर रही है, आपको बोला गया सेंटर से R/2 डिस्टेंस पर, देखो R रेडियस है और रेडियस के आधे डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जो कि 30 डिग्री एंगल पर है। आपसे पूछा है इस पॉइंट P की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले बच्चों प्योर रोलिंग में आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि अगर कोई बॉडी का सेंटर V से आगे जा रहा है और सेंटर के अबाउट ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो आपको पता होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ध्यान से सुनना, बॉडी चल भी रही है घूम भी रही है, तो चलने की वजह से बच्चों उसको क्या मिल गया, V, और घूमने की वजह से पीछे की ओर क्या मिल गया, R ओमेगा। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी बच्चों 0 होनी चाहिए, यानी कि V R ओमेगा के बराबर होना चाहिए, यानी जितना V उतना ही R ओमेगा। यहां तक बात समझ में आती है। अब चलो हम फाइंड करते हैं पॉइंट P की वेलोसिटी। देखो भाई बच्चों यहां पर अगर आप देखें, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अब जरा समझो। यहां पर अगर आप देखो तो जो पॉइंट P है बच्चों वो कितना दूर है, तो पॉइंट P R/2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट P। अब ध्यान से सुनना, बॉडी चल रही है और घूम भी रही है, तो बच्चों चलने की वजह से इस पॉइंट P को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी V। चलने की वजह से पॉइंट P को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी V। और बच्चों बॉडी इसके अबाउट घूम भी रही है। अब जरा सुनना, रोटेशन की वजह से इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिलेगी, मतलब कि रेडियस की परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलेगी, और कितनी मिलेगी, तो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, R/2, तो आप लिखोगे R/2 इंटू ओमेगा। और बच्चों R/2 इंटू ओमेगा है V/2, क्योंकि R ओमेगा की जगह V रख सकते हो। अब बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल फाइंड करना है। देखो ट्रांसलेशन की वजह से V मिल गया, रोटेशन की वजह से बच्चों V/2 मिल गया, इनके बीच का एंगल पता चल जाए तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। देखो उसके लिए क्या करोगे आप एक बात समझो बच्चों, ये एंगल कितना दे रखा है 30। अब जरा समझना बच्चों, ये 30 है तो ये वाला एंगल हो गया 60, तो ये वाला एंगल फिर से 30, तो ये वाला एंगल आ गया बच्चों 60। ठीक है, अब जरा देखो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जरा याद करो। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर प्लस V/2 का स्क्वायर प्लस 2V V/2 कॉस दोनों के बीच में एंगल। भाई यही तो तरीका है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए लगाइए। तो बच्चों यहां पर चाहो तो v बाहर कर लो, अंदर क्या आएगा 1 प्लस 1/4। बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो तो बच्चों ये कितना हो जाएगा v और ये हो जाएगा √7/2, यानी आंसर जो बच्चों यहां पर आएगा √7v/2, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक और बढ़िया क्वेश्चन। बच्चों यहां पर बोला गया है कि हमारे पास एक कंटेनर है, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ के खुद अटेम्प्ट कर लो। तो एक कंटेनर है और बच्चों यहां पर अगर आप देखो पहले इस कंटेनर में होल नहीं था, उस समय यहां पर क्या था, मान लीजिए यहां पर लिक्विड था। ठीक है, तो यहां पर लिक्विड कौन सा है, वाटर है, तो वाटर था इसमें। इसमें क्वेश्चन में बच्चों एक इंफॉर्मेशन दी है और वो इंफॉर्मेशन ये है कि इस टैंक के बॉटम पर जो प्रेशर है वो 3 atm के बराबर है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, यानी कि इस जगह पर जो प्रेशर है वो 3 atm है। बच्चों आपको पता है 1 atm का प्रेशर तो सबसे ऊपर ही होगा भाई, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाएगा सरफेस पर, फ्री सरफेस पर, वो कितना होगा 1 atm, और बॉटम पर बच्चों यहां पर कितना है 3 atm। तो इससे मान लीजिए ये हाइट है h। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन तो ये आपको दे रखी है। दूसरा क्या बोला है, अगर हम यहां पर होल कर दें, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से बच्चों लिक्विड बाहर आएगा वो वेलोसिटी आपको बतानी है कितनी होगी। तो बच्चों यहां पर दो तरह के कंसेप्ट लग रहे हैं। पहला, अगर आपको वेलोसिटी निकालनी तो वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, √2gh होता है। ठीक है, ये आपने कर रखा होगा, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है, √2gh। तो बच्चों एक तो ये वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें h पता होना चाहिए, h कैसे निकालें, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन यहां दी है, देखो क्या है बच्चों, यहां पर प्रेशर कितना है 1 atm है, ध्यान से सुनना, और यहां कितना है 3 atm। सोचो जब आप यहां से यहां पर आते हो तो प्रेशर इंक्रीज कितना हो जाता है, वो होता है बच्चों 2 atm। जब आप सरफेस से बॉटम पर आओगे तो प्रेशर 1 atm से बढ़ के 3 atm हो गया, तो 2 atm इंक्रीज हुआ। और प्रेशर में चेंज क्या होता है बच्चों, ρgh, तो ρgh की वैल्यू कितनी हो गई 2 atm। और बच्चों 1 atm 10⁵ आपको लेके चलना है, तो यहां पर हो गया 10⁵। अब वाटर की डेंसिटी क्या होती है 10⁵ इंटू GH इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 10⁵। तो बच्चों GH की वैल्यू आपके पास आ गई 200, और जब GH की वैल्यू 200 आ गई तो यहां कितना हो गया बच्चों √400, मतलब आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो बच्चों हमने हाइड्रोस्टैटिक यूज किया कि भाई यहां 1 atm यहां 3 atm, तो इंक्रीज कितना हुआ 2 atm, यानी ρgh की वैल्यू 2 atm, और दूसरा वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स यानी कि √2gh। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां अगर आप देखो तो बच्चों आपको एक रॉड गिवन है। ठीक है, रॉड गिवन है, मान लीजिए इस तरह की एक रॉड आपको गिवन है। इस रॉड में हम 3 जगह फोर्स लगा रहे हैं। 3 जगह कौन कौन सी, 2 फोर्स तो बच्चों लगा रहे हैं एंड पर, बिल्कुल 3F और 2F, और एक फोर्स बीच में यहां पर कहीं लगा रहे हैं F, L/3 डिस्टेंस पर। तो बच्चों आपसे इसमें पूछा गया है कि एलोंगेशन कितना होगा। सबसे पहले बच्चों याद करो, आपने पढ़ा है कि जो बच्चों स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो बच्चों यहां से अगर एलोंगेशन निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा FL/AY। क्या आएगा FL/AY, बहुत ध्यान से सुनना। यानी कि अगर आपको इंटरनल फोर्स पता है तो आप FL/AY करके लेंथ में चेंज निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान दो, ये जो रॉड है बच्चों वो 3 हिस्सों में टूटी हुई है, मतलब 3 जगह फोर्स लग रहा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, हम ये मान लेंगे कि बच्चों जैसे देखो ये रॉड इस तरह से है, तो आपने इधर कितना फोर्स लगाया 3F, इधर कितना फोर्स लगाया F, इधर कितना लगाया 2F। ध्यान से सुनना, मुझे एक तो ये पता चल जाए कि अगर इन दो के बीच में कहीं भी कोई हम सेक्शन लें तो उसमें कितना फोर्स होगा, समझ रहे हैं, 3F और F के बीच में कहीं भी कोई सेक्शन ले ले तो उस पर कितना फोर्स होगा, और F और 2F के बीच में अगर कोई सेक्शन ले ले तो उसमें कितना फोर्स होगा, यही तो हमें पता करना है। अच्छा एक बात समझो बच्चों, इधर कितना लग रहा है 3F, और उधर भी नेट कितना लग रहा है 3F, भाई F और 2F कितना हो गया 3F, तो नेट तो बैलेंस है, बस इन पे फोर्स निकालना है।
ठीक है, तो जरा देखो, कभी भी बच्चों ऐसा कुछ है, क्या करोगे, ध्यान से सुनना, पहले इस वाले पार्ट को देखो। तो आप एक काम करो, यहां से केवल और इस सेक्शन तक का रॉड बना लो। बताओ इधर कितना बच्चों लग रहा है, 3F, और आपको पता है ये जो रॉड है वो रेस्ट में है, तो यार खुद ही समझ में आता है, अगर इधर 3F लग रहा है तो इस सेक्शन पर कितना फोर्स लगे कि वो रेस्ट में रहे, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इधर भी 3F चाहिए। यानी कि इन दो के बीच में कोई भी सेक्शन लोगे तो वहां इंटरनल फोर्स कितना होगा बच्चों, 3F। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन दो के बीच में अगर ये सेक्शन लिया तो इधर की बॉडी बना दो, तो बच्चों जब इधर की बॉडी बनाओगे तो इधर कितना लग रहा है, 2F। अब जरा समझना, ये जो सेक्शन है इस पे हमें फोर्स निकालना है, तो सोचो ये पार्ट रेस्ट में है, तो अगर बच्चों उधर 2F लग रहा है तो बैलेंस करने के लिए इधर भी कितना चाहिए, 2F। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इन दो के बीच में कहीं भी सेक्शन लोगे उस पे फोर्स कितना होगा, 2F। तो इंटरनल फोर्स पता चल गए। अब देखो कैसे फाइंड करोगे एलोंगेशन, ध्यान से सुनो बच्चों, नेट एलोंगेशन होगा फर्स्ट पार्ट में एलोंगेशन और सेकंड में एलोंगेशन, मतलब इस पार्ट में एलोंगेशन फिर इस पार्ट में एलोंगेशन। ठीक है, अब बच्चों इस पार्ट में एलोंगेशन निकालना बहुत आसान है, ये फॉर्मूला लगाओ। बताओ इंटरनल फोर्स बच्चों यहां पर कितना है, 3F इंटू बच्चों इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इस पार्ट की लेंथ कितनी है, तो इस पार्ट की लेंथ बच्चों L/3, तो लेंथ की जगह L/3, भाई क्या था, FL/AY, तो इंटरनल फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय AY, तो बच्चों AY तो हमने ऐसे ही लिख दिया प्लस। अब जरा सेकंड पार्ट में आ जाओ बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो इंटरनल फोर्स कितना है 2F। अच्छा इसकी लेंथ अगर बच्चों देखोगे तो ये हो जाएगी 2L/3, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है L, तो ये हो गया 2L/3 डिवाइडेड बाय बच्चों यहां पर कितना हो गया AY। अब सीधा आंसर दिखाई दे रहा है, देखो यहां से आ गया 1 और यहां से बच्चों आ गया 4/3 और 1 और 4/3 बच्चों ऐड करोगे, देखो FL/AY तो ऐसे ही लिख दो, और बच्चों 1 प्लस 4/3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 7/3। तो आंसर अपना बच्चों यहां पर जाएगा फोर्थ वाला, यानी कि 7/3 FL/AY। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है बच्चों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है, देखो क्या लिखा है बच्चों, कह रहे हैं एक आइडियल गैस है और ये जो आइडियल गैस है उसके लिए एक इक्वेशन दी है PT² = कांस्टेंट, इसको अलग से लिख लेते हैं, PT² = कांस्टेंट। अच्छा एक बात और सुनो, क्योंकि बच्चों ये आइडियल गैस है, क्योंकि ये आइडियल गैस है इसलिए PV = nRT भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। आपसे पूछा है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए कोफिशिएंट बताइए। याद करो बच्चों, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट आपने कहां पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा dV = V gamma dt, ऐसा पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला सुना होगा, डेल्टा V = V gamma डेल्टा T। थर्मल एक्सपेंशन में आपने पढ़ा है ना, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में आपने सुना होगा V gamma dt, मतलब अगर हमें गामा निकालना है तो बच्चों ये क्या होगा, dV/V dt। बात समझ में, मतलब कुछ भी करके भैया dV/dt निकालना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। इससे क्या समझ में आता है कि dV/dt बच्चों तब मिलेगा जब इक्वेशन V और T में कन्वर्ट हो, तो भैया V और T में तो तब कन्वर्ट होगी जब प्रेशर यहां से हटेगा। तो क्या करना है, ध्यान से देखो बच्चों, क्या है PT² = कांस्टेंट। अब मेरी बात सुनना एक एक करके बच्चों, आइडियल गैस से हमें पता चलता है कि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम के। तो यहां रख दो टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा बच्चों T³/V = कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट को C मान लो, तो बच्चों T³ = क्या हो गया, CV। अब बच्चों बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। सोचो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर दूं, तो ये हो जाएगा 3T² और ये हो जाएगा बच्चों dV/dt। तो यहां से अगर आप देखो तो बच्चों dV/dt की वैल्यू कितनी आ गई, 3T²/C, और बच्चों देखो C की वैल्यू क्या है, T³/V, तो C की वैल्यू अगर आप यहां रख दो T³/V तो V ऊपर चला गया, तो बच्चों ये कितना आ गया, 3V/T आ गया। अब dV/dt की वैल्यू बच्चों यहां अगर 3V/T रख दो, नीचे क्या है V, V से V कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3/T। बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। थोड़ा सा ये चीज आप समझ लेना एक बार, बहुत आसान है भाई। T³/V कांस्टेंट है तो T³ क्या आ गया बच्चों, CV, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और फिर यहां से dV/dt निकाल के पुट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 3/T। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका काम बस इतना है कि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चंस हमसे आसानी से सॉल्व हो रहे हैं और किन क्वेश्चंस में हम बीच बीच में फंस रहे हैं। अगर बच्चों कोई भी ऐसा टॉपिक है या कोई भी ऐसा यूनिट है या किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो वो टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करें और उनको आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू।